अगर स्टेटिक्स की बात की जाए, डेटा की बात की जाए, तो ये दिख रहा है कि एनडीए के पक्ष में चुनाव होगा, लेकिन परिस्थिति की बात की जाए तो ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि तेजस्वी जो है पिछले कुछ चुनाव का अगर आप आकलन करेंगे तो उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। वो करते ये हैं कि जिस क्षेत्र में एनडीए के जो वोटर हैं, जो एनडीए को लगातार वोट करते हैं, उन्हीं की जाति को अपना सिंबल देते हैं और पीछे से अपना एमओआई समीकरण का जो पिलर है सपोर्ट में खड़ा करते हैं। तो अगर यह मास्टर स्ट्रोक तेजस्वी यहाँ खेलते हैं तो हो सकता है कि वाल्मीकि नगर विधानसभा गठबंधन को चला जाए। 2000 के पहले थारू जनजाति जो थी कांग्रेस के साथ हुआ करती थी, लेकिन 2000 के बाद थारू जनजाति ने एनडीए का दामन थाम लिया। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने थारू जनजाति को ओबीसी वर्ग से उठाकर एसटी के वर्ग में डाल दिया था। नमस्कार, मैं मनीष और इस वीडियो में हम और आप चर्चा करेंगे वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र के विषय में। क्रमांक संख्या 1 पश्चिमी चंपारण। 2008 के नए परिसीमन के तहत वाल्मीकि नगर विधानसभा का गठन हुआ। 2008 के पहले यह विधानसभा धनहा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता था। आज वर्तमान में वहां धीरेन्द्र प्रताप सिंह विधायक हैं, जदयू के पार्टी से आते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा सा पीछे जाते हैं। अगर बात की जाए 2008 के पहले धनहा विधानसभा की, तो 2000 तक या 90 के दशक तक वहां पे कांग्रेस का बोलबाला था। 2000 में बहुजन समाज पार्टी के सीट से राजेश सिंह चुनाव जीतते हैं और विधायक बनते हैं। आगे चल के राजेश सिंह आरजेडी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं और 2005 का चुनाव वो आरजेडी के सिंबल से जीतते हैं। इसके मध्य में ही 2008 में नया परिसीमन होता है, नए विधानसभा वाल्मीकि नगर का गठन होता है और इस बीच राजेश सिंह जेडीयू में चले जाते हैं। 2010 का चुनाव राजेश सिंह जेडीयू से लड़ते हैं और विजय हासिल करते हैं। इनके विपक्ष में आरजेडी ने मुकेश कुशवाहा को उतारा था, जो यहाँ उप विजेता यानी दूसरे स्थान पे रहते हैं। बात की जाए 2015 की चुनाव की, तो यहाँ पे आपको याद होगा कि 2015 के चुनाव में महागठबंधन बना था और इस महागठबंधन में जेडीयू भी शामिल था और महागठबंधन के सीट बंटवारे में यह जो सीट थी कांग्रेस के खाते में चली गई थी। तो यहाँ पे 2015 में कांग्रेस से इरशाद हुसैन चुनाव लड़े थे, जेडीयू को इस चुनाव में लड़ना नहीं था, तो राजेश सिंह बागी होकर दूसरे पार्टी में चले गए। और एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो ये कुशवाहा जी की पार्टी को ये सीट मिली थी, यानी कि बीजेपी भी यहाँ चुनाव में भाग नहीं ले रही थी। तो बीजेपी के बागी के रूप में धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने अपना नामांकन किया और 2015 का चुनाव उन्होंने निर्दलीय जीत लिया। आगे चल के धीरेन्द्र प्रताप सिंह जेडीयू में शामिल हो गए और 2020 के चुनाव में पुनः धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने जेडीयू के सिंबल से जीत हासिल की। अब 2025 के चुनाव में क्या होने वाला है, इसके पहले हम लोग वहां के जातीय समीकरण को समझ लेते हैं। देखिए, अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो एससी वहां पे 14.7% यानी कि लगभग 15% है, एसटी 19% के लगभग में है, मुस्लिम्स भी वहां पे 10% के लगभग में है, यादव 12% के लगभग में है। इसके अलावा कुशवाहा भी 12% है, कोयरी वैश्य भी अच्छी खासी और राजपूत भी अच्छे खासे वहां पे वोट है। लेकिन मुख्य जो इम्पैक्ट डालते हैं या ऐसे बोल सकते हैं कि जो निर्णायक फैक्टर है, वहां थारू और उराव जनजाति के जो वोटर्स हैं वो ही वहां के इम्पैक्ट वोटर्स हैं, वही निर्णायक फैक्टर्स हैं। कहा जाता है कि थारू जनजाति जिस गठबंधन के साथ चली जाती है, जिस उम्मीदवार के साथ चली जाती है, तो उस उम्मीदवार का चुनाव जीतना तय माना जाता है। थोड़ा सा अभी की चर्चा करने से पहले हम लोग पीछे चर्चा कर लेते हैं कि क्या वजह है कि 2000 के पहले कांग्रेस जीतती थी और 2000 के बाद एनडीए जीतने लगी, या यूं बोले कि नए परिसीमन में एनडीए उस सीट से जीतने लगी। 2000 के पहले थारू जनजाति जो थी कांग्रेस के साथ हुआ करती थी, लेकिन 2000 के बाद थारू जनजाति ने एनडीए का दामन थाम लिया। कारण क्या था?
जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने थारू जनजाति को ओबीसी वर्ग से उठाकर एसटी के वर्ग में डाल दिया था, जिस कारण से थारू जनजाति अब एनडीए के वोटर्स बन गए हैं। यही कारण है कि वहाँ पे वाल्मीकि नगर विधानसभा में थारू जनजाति जो है एनडीए के पक्ष में वोट करती है। फलस्वरूप 2010 के बाद अगर बात की जाए तो वहाँ पे एनडीए ही जीतते आई है। भले ही 2015 में धीरेन्द्र प्रताप सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े थे, लेकिन वो बीजेपी के बागी उम्मीदवार थे, यह भी एक अहम कारण हो सकता था। अभी एक और जो निर्णायक फैक्टर वहाँ पे है, आपको भली भांति पता है कि जो वाल्मीकि नगर विधानसभा है गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है और वहाँ पे मलाहों और बींद की काफ़ी अच्छी संख्या है। तो अब चर्चा कर लेते हैं कि 2025 में क्या होने वाला है। देखिए, यूं तो दो गठबंधन सामने दिखाई दे रहे हैं, एनडीए और महागठबंधन। एक बार हम फिर थोड़ा सा पीछे ले चलेंगे। राजेश सिंह जो वहाँ के कदावर नेता हैं, धीरेन्द्र प्रताप सिंह और राजेश सिंह की जो एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता है वो बराबर बनी रहती है। तो राजेश सिंह अभी वर्तमान में बीजेपी में है। अमित शाह के रैली में उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था, यानी कि यह सीट पे एनडीए के पास दो उम्मीदवार हैं। ठीक वैसे ही अगर महागठबंधन की बात की जाए तो वहाँ पे सुरेंद्र प्रसाद, सुमंत कुमार, मुकेश कुशवाहा इत्यादि लोग हैं जो अपने आप को प्रत्याशी के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अब इस चुनाव में क्या होने वाला है। वर्तमान में आपको दो गठबंधन दिख रहे हैं, लेकिन क्या यही दो गठबंधन रह जाएंगे 2025 के चुनाव में? देखिए, जिस तरीके की स्थिति चल रही है अभी आजकल परसों के, अगर आप इधर न्यूज़ पे ध्यान देंगे तो चिराग पासवान लगातार बिहार सरकार पे कटाक्ष कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में चुनाव जो है पिछले चुनाव के भांति चिराग पासवान इंडिपेंडेंट उनकी पार्टी चुनाव लड़े, है ना। आप इस बात का भी ध्यान रखें कि महागठबंधन की एक पार्टी है वीआईपी पार्टी, जो निषादों की पार्टी मानी जाती है, मुकेश सहनी की जो पार्टी है, उन्होंने यह डिमांड रखा है कि हम 60 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। और इस वाल्मीकि नगर विधानसभा में मलाहों की संख्या, बींद की संख्या काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ पे इनका इम्पैक्ट है। तो या हो सकता है कि जब बराबर की सीट ना मिले तो सहनी जी की पार्टी भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ जाए, अलग चुनाव लड़ जाए, गठबंधन से बाहर होकर चुनाव लड़ जाए। और इन पार्टियों को छोड़ दिया जाए तो एक तीसरा विकल्प जो पिछले 3 सालों से लगातार संघर्ष करके, पदयात्रा करके जो विकल्प इन्होंने तैयार किया है पीके यानी कि प्रशांत किशोर ने, वो तो है ही। यानी अगर बात की जाए तो सामान्य रूप से 3 विकल्प दिख रहे हैं, या विशेष परिस्थिति में वहाँ पे 5 विकल्प बन रहे हैं कि 5 पार्टियां, बड़ी पार्टियां भी चुनाव लड़ सकती हैं। इसके अलावा वाल्मीकि नगर जो विधानसभा क्षेत्र है वह यूपी का सीमावर्ती क्षेत्र भी है, तो वहाँ पे बीएसपी का काफ़ी अच्छा प्रभाव है। अगर पिछले कुछ चुनावों का आकलन आप देखिएगा तो बीएसपी कम से कम 6 से 12-14% तक वोट को लेती है, और ये जो वोटर्स होते हैं एससी वर्ग से आते हैं। हालांकि कुछ दिन पहले आज़ाद समाज पार्टी ने भी, जो चंद्रशेखर रावण की पार्टी है, उन्होंने भी ऐलान किया है कि हम बिहार के विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। चूंकि यह सीट यूपी से सटे हुए है तो हो सकता है कि आज़ाद समाज पार्टी भी यहाँ से चुनाव लड़े। अगर ले देकर बात की जाए तो यहाँ इस बार यह कहना मुश्किल होगा कि यहाँ जीत किस पार्टी की होगी। आमतौर पे अगर स्टेटिक्स की बात की जाए, डेटा की बात की जाए, तो ये दिख रहा है कि एनडीए के पक्ष में चुनाव होगा, लेकिन परिस्थिति की बात की जाए तो ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। एक कारण यह भी हो सकता है या होगा भी कि तेजस्वी जो है, पिछले कुछ चुनाव का अगर आप
आकलन करेंगे तो उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। वो करते ये हैं कि जिस क्षेत्र में एनडीए के जो वोटर हैं, जो एनडीए को लगातार वोट करते हैं, उन्हीं की जाति को अपना सिंबल देते हैं और पीछे से अपना एमओआई समीकरण का जो पिलर है सपोर्ट में खड़ा करते हैं। तो अगर यह मास्टर स्ट्रोक तेजस्वी यहाँ खेलते हैं तो हो सकता है कि वाल्मीकि नगर विधानसभा गठबंधन को चला जाए। फिर प्रशांत किशोर जो लगातार पदयात्रा करते आए हैं और जिन्होंने पलायन के लिए, शिक्षा के लिए और रोजगार के लिए लोगों को जागृत किया है, इनका भी इम्पैक्ट यहाँ पे होगा। इनके इम्पैक्ट को नकारा नहीं जा सकता है। देखिए इस चुनाव में क्या होता है। इस बार यह कहना मुश्किल होगा कि यह सीट किसे जाएगा। धन्यवाद।